हमारी खास पेशकश अखाड़ा में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है जान से खिलवाड़। मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश के संदर्भ में बात करें तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते हर चीज की मारामारी का दौर है। एक एक चीज के लिए लोग तरस रहे हैं, बिलख रहे हैं, बिखर रहे हैं। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण दो बातें हैं, एक ऑक्सीजन के संदर्भ में और एक रेमडेसिविर इंजेक्शन के संदर्भ में। आज हमारा जो विषय है वो रेमडेसिविर के संदर्भ में ही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर किस प्रकार की बदहाली की स्थिति है, किस प्रकार की मारामारी की स्थिति है, और इसके परिदृश्य को समझने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप हमारी एक खास रिपोर्ट देखें, जिसके आधार पर आप जान पाएंगे कि इस विषय को लेकर हम चर्चा क्यों करने जा रहे हैं। तो कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं, सबसे पहले देखिए कि हम उस रिपोर्ट को दिखाना चाहते हैं जिसने मजबूर कर दिया है हमें इस विषय के साथ जान से खिलवाड़। देखिए एक बार। तूने कितना हजार में इंजेक्शन दिए? 20,000 रुपए में दिए और 20,000 में लिए और अंकल के 20,000 का एक दिया है। हाँ, 40,000 के दो। 40,000 के एक तो हुआ? दो। तो सुना आपने, इंदौर में एक मजबूर पिता ने 20-20 हजार रूपए में रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदे, लेकिन वो नकली निकले। ऐसा ही मामला भोपाल के जेके अस्पताल में भी सामने आया है, जहां असली इंजेक्शन की जगह मरीजों के परिजनों को 17,000 रूपए में पानी भरकर इंजेक्शन बेचा गया। पहले जो इनपुट आया था उससे ये पता चला था कि एक व्यक्ति जो है वो रेमडेसिविर के इंजेक्शन बेच रहा है। तो उसको जब गिरफ्तार किया गया तब ये पता चला कि उसके साथ में उसकी जो फ्रेंड है उसके द्वारा ये काम किया जा रहा है, वो भी वहीं पर नर्सिंग स्टाफ में है। तो पहले जो मेल आरोपी था वो पकड़ गया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी पर सरकार ने रासुका के तहत कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। इन दोनों ही मामलों में कार्रवाई भी हुई है। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। बारीक नजर इस तरह के अपराधियों पर रखी जाए, जो लोगों की जान के साथ में खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है, उस पर कोई रू रियायत नहीं बरती जाएगी। इसलिए सावधान और चैतन्य हो जाएं वो सारे के सारे अपराधी जो इस तरह के अपराध की दिशा में बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में इन दिनों कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से आपात स्थिति बनी हुई है, जिसका हर कोई फायदा उठाने में लगा है। चंद कागज के टुकड़ों की खातिर अपना ईमान बेचकर कुछ लोग उखड़ती सांसों का सौदा करने में जुटे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि लगातार प्लानिंग कर रही सरकार इसे रोकने में सफल क्यों नहीं हो पा रही। अनुराग मालवीय, INS 24/7, भोपाल। तो कुल मिलाकर यह परिदृश्य है रेमडेसिविर इंजेक्शन के संदर्भ में, जिसको लेकर चिकित्सकों का यह दावा है कि ये इंजेक्शन कोई बहुत प्रभावी नहीं है। WHO इसे खारिज कर चुका है, एम्स ने भी अपने प्रोटोकॉल से इसे हटा दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि डॉक्टर इसी इंजेक्शन के वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, मरीजों के परिजनों के हाथ में पर्चे थमा रहे हैं। मरीजों के परिजन इन पर्चों को लेकर गली गली, गांव गांव, शहर शहर, दुकान दुकान घूम रहे हैं और थके हारी स्थिति में निराश होने के बाद में ब्लैक मार्केट का शिकार हो रहे हैं। हद यह है कि ब्लैक मार्केट के अंतर्गत भी लोग इस मजबूरी का फायदा उठाने की खातिर इंजेक्शन के नाम पर कुछ भी थमा दे रहे हैं। जो इंजेक्शन 1,000, 2,000 और 5,000 रुपए में मिलना चाहिए, सरकारी आधार पर जो कीमतें निर्धारित हुई हैं, स्वयं देश के स्वास्थ्य मंत्री ने जो ट्वीट करके बताया कि ये कीमतें निर्धारित हुई हैं, उसके स्थान में 20,000, 25,000, 40,000 में इंजेक्शन उपलब्ध कराने जाने की व्यवस्थाएं बन रही हैं। आज हम इसी पे बात करेंगे कि एक तरफ शासन प्रशासन का दावा है कि सब कुछ काबू में है, तो दूसरी तरफ इस प्रकार की बदहाली क्यों है। और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए तीन खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हैं। हितेश वाजपेयी जी सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता तो हैं ही, साथ ही सुधी चिकित्सक भी हैं। उनकी मौजूदगी निश्चित तौर पर कुछ ठीक दिशा देने में हमें मददगार रहेगी। हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी हैं, कांग्रेस का वरिष्ठ चेहरा है, खरी और तीखी बात बोलने के लिए जाने जाते हैं। उम्मीद है इस मसले पर भी कुछ तीखी बात जो सीधे प्रशासन को सुनाई दे सके, शासन को सुनाई दे, उनके माध्यम से आएगी। और निष्पक्ष राय देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश जी मेरे साथ में। चर्चा की शुरुआत हितेश जी से ही करते हैं। हितेश जी, क्या मान लें, नाकाम हो गया तंत्र, जिसके कारण से आपके सुराज के अंतर्गत इस व्यवस्था का शिकार हो रही है प्रदेश की जनता? ये सीधा सवाल है आपसे। एक तरफ आपका दावा है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की सीधी आपूर्ति की व्यवस्था कर दी गई है, अस्पतालों को सीधे उपलब्ध कराया जा रहा है। ये जो इंदौर का प्रकरण है, 10 दिन से वो मरीज भर्ती है, विशाल 10 दिन से भर्ती मरीज के हाथ में, उसके पिता के हाथ में ये पर्चा पकड़ाया क्यों जा रहा है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन का इंतजाम आप करो? सबसे पहला सवाल यहीं से शुरू होता है। कुछ कहेंगे हितेश जी, किस प्रोटोकॉल के तहत, किस व्यवस्था के तहत चल रहा है प्रदेश?
जी, हिमांशु जी, पहले तो ये प्रदेश का विषय नहीं है, ये पूरे देश का विषय है। चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सभी जगह अमूमन यही घटनाएं देखने आ रही है। तो मुझे लगता है इसको कांग्रेस बीजेपी से इतर जाकर देखने की जरूरत है। दूसरी बात, बिल्कुल आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने चीजों को बहुत स्पष्ट किया कि WHO इसको डीलिस्ट कर चुका है। साथ ही साथ वहीं पर एम्स ने भी इसको अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से इसलिए हटा दिया गया क्योंकि इसकी मैल प्रैक्टिस बहुत ज्यादा देखने में आई है जी। और लगातार जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं वो इस बात को कह रहे हैं। और मैं तो रफ्तार खाने में ट्विटर की आवाज की तरह बहुत समय से इस बात को कह रहा हूं कि रेमडेसिविर के पीछे जिस प्रकार से इसका एक ऑरा बनाया गया है, कहीं से कहीं तक ये भाई इसके लायक नहीं है। भाई यदि कोई उपयोगिता है इसकी तो हमें क्या दिक्कत है इसको उपयोग में लाने में, पर जिस तरीके से इसको पेश किया गया और जिस तरीके से हम इस सारे विषय को देश में होते देख रहे हैं, बहुत ही अनसाइंटिफिक वे ऑफ डीलिंग द सिचुएशन है। और मुझे लगता है इसके लिए IMA को और जो हमारी सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन है, IMA है, और भी जो हमारी अथॉरिटीज हैं उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि ये विषय देखिए ना मरीजों का है ना जो लोग इस अवसर का लाभ उठा रहे हैं उनका ये विषय। ये पूर्णतः एक टेक्निकल विषय है, मेडिकल विषय है, तो इसमें उन्हें ही लीड करके इसको मुझे लगता है स्थिति को बेहतर करना चाहिए। मैं जानना चाहूंगा, मैं बीच में रोकने के लिए माफी चाहता हूं आपको। आपने कहा IMA का विषय है, उन्हें कुछ इस संदर्भ में करना चाहिए। आपने ये भी कहा कि ये पूरे देश के संदर्भ में, इसे मध्य प्रदेश के संदर्भ में न जोड़ें, पर हम विषय मध्य प्रदेश के संदर्भ में ही करेंगे। और इसलिए करेंगे क्योंकि प्रदेश से जुड़े हुए मसलों पर बात कहाँ की जाए। देश के संदर्भ में बात करें तो कहेंगे ये प्रदेश का विषय है, प्रदेश के संदर्भ में बात की जाए तो देश का विषय है। रेमडेसिविर के संदर्भ में आपने स्वयं माना कि यह कोई चमत्कारिक दवा नहीं है, फिर भी राज्य सरकार के बयान क्यों आ रहे हैं कि हमने इतने हजार की व्यवस्था कर दी, इतने लाख की व्यवस्था कर दी। तमाम जनप्रतिनिधि बड़े बड़े पोस्टर के साथ, जिनमें आपकी पार्टी के दिग्गज नेता शामिल हैं, ये बता रहे हैं कि देखिए क्या चमत्कारिक काम हम कर रहे हैं और रेमडेसिविर इंजेक्शन को हम इस तरीके से उपलब्ध करा रहे हैं। सरकार इसके खरीदने के आदेश क्यों दे रही है? अगर सरकार के स्तर पर इसे प्रतिबंधित कर दिया जाए, अगर डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब करना शासन के आदेश के तहत बंद कर दें, तो संकट से निजात मिल जाए। क्यों नहीं सरकार ये फैसला उठा रही? वो सरकार जिसका चिकित्सा मंत्री खुद डॉक्टर है, जिसके मुख्य प्रवक्ता हितेश वाजपेयी स्वयं चिकित्सक हैं, इसके बावजूद भी IMA और इनके हवाले आप हमें क्यों कर देना चाहते हैं हितेश जी? देखिए हेमंत जी, अव्वल तो मैं मुख्य प्रवक्ता नहीं हूं, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इसको अपनी कार्रवाई से विलोपित कर दीजिए। दूसरी बात, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि आपका टारगेट मध्य प्रदेश है, आपका टारगेट मध्य प्रदेश है, मैं समझ रहा हूं। और मेरा जो कहना है वो देश के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेकर है, और हम सेल्फ रेगुलेटरी व्यवस्था में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेकर चलते हैं। DGCI ने भी जो अनुमतियां दी हुई हैं वो कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल की अनुमतियां हैं, क्योंकि डॉक्टर्स को कभी भी दवाइयां लिखने से नहीं रोका जाता है। हाँ, कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल्स मतलब 3-3 हजार के बैच में रजिस्टर करके और डिक्लेयर करके, जैसे आपने इसके ट्रायल्स वैक्सीन के भी फेज 3 ट्रायल देखे होंगे, उस सेटअप में जब हम मरीजों के ऊपर इसके परिणामों को देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं तो स्वाभाविक है, क्योंकि देखिए कोई भी दवा जब प्रूवन एफिकेसी में आती है तो उसके पहले उसको कहीं ना कहीं मरीजों पर देखा जाता है कि असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये दवा में अभी ये फेज होना बाकी है, क्योंकि इसमें क्या है, लेबोरेटरी में तो इसको देखा गया है, लेकिन लेबोरेटरी के बाहर कई ट्रायल हो चुके हैं जिसमें इसको उपयोगी नहीं पाया गया है, जिस रूप से प्रचारित किया जा रहा है। तो मैं फिर इसको कहूंगा कि मैं बहुत ज्यादा इस आपकी चर्चा में इसको वैज्ञानिक तरीके से एक्सप्लेन करने की बजाय इसको मैं रिजर्व करना चाहता हूं टेक्निकल कम्युनिटी के लिए कि वे स्वयं इसका कॉल ले और इसका निर्धारित। चलिए, चिकित्सकीय दृष्टिकोण से छोड़ते हैं हितेश जी, अब दूसरे विषय पे आ जाते हैं, प्रशासनिक दृष्टिकोण से। क्या आपके सुराज के अंतर्गत ऐसी महामारी के दौर में लोगों के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं कि वो इसकी कालाबाजारी, इसके संदर्भ में धोखाधड़ी इस कदर खुलेआम कर रहे हैं? अपवाद स्वरूप 1-2 केस आ रहे हैं, लेकिन किस बड़े स्तर पर है उससे आप अनभिज्ञ नहीं हैं। आप स्वयं जनता के बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं। कितने ही फोन कॉल, कितने ही लोगों के गुहार आपके पास आ रही होगी, क्या कहेंगे आप इस संदर्भ में? कहां चूक रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा है,
और फिर मैं कहना चाहूंगा आपका टारगेट मध्य प्रदेश हो सकता है, आपका टारगेट शिवराज जी की सरकार हो सकती है, लेकिन ये जो घटना है इसका चाहे स्केल हो, स्पीड हो, स्तर हो, ये चाहे कोई भी राज्य आप उठा के देख लीजिए, पूरे भारतवर्ष में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। तो इसलिए मैं इसको राजनीतिक चश्मे से आपसे बहुत विनम्रता से आग्रह करते हुए नहीं देखना चाहता हूं, क्योंकि यदि हम समस्या को समझेंगे नहीं तो उसका इलाज नहीं कर सकते। मेरा टारगेट मध्य प्रदेश है, मेरा टारगेट शिवराज सरकार है, ऐसा हितेश जी का कहना है। पर हमारा तो चैनल ही मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को मूल तक केंद्रित करते हुए, तो इससे अलग कैसे हो जाएं। पर भूपेंद्र जी, मैं वापस आपके पास में आता हूं। हितेश जी ने अपनी बातें कही, पर क्या इत्तेफाक रखते हैं हितेश जी की बातों के संदर्भ में? उन्होंने कहा कि रेमडेसिविर कोई बहुत अच्छी दवा नहीं है, ऐसी प्रमाणिक दवा नहीं है। बड़े बड़े चिकित्सक इसके संदर्भ में बयान दे रहे हैं। एम्स के गुलेरिया जी भी इसके संदर्भ में बोलने के लिए आए, त्रेहान जी को भी बुलवाया गया। पर इसके उलट देश में शायद ही कोई ऐसी सरकार है जो अपने प्रदेश के निवासियों को यह नहीं बता रही है कि देखिए आपके लिए रेमडेसिविर की कितनी खुराक की व्यवस्था, कितने वॉल्स इंजेक्शन के हम उपलब्ध करा रहे हैं। मध्य प्रदेश के एक दिग्गज नेता हैं, एक समय कांग्रेस के होते थे, आजकल भाजपा के नेता हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया। उनके हवाले से बताया गया कि उन्होंने 10,000 इंजेक्शन की व्यवस्था अपने संपर्कों से की है। पहले तो यह समझा गया था कि उन्होंने अपने पैसों से की है, बाद में यह सफाई आई कि नहीं नहीं, पैसे सरकार दे देगी, इंतजाम उनके द्वारा है। तो जिस इंजेक्शन को उपलब्ध कराने को लेकर नेता इतना अपने आप को महिमा मंडित कर रहे हैं, और उस इंजेक्शन के संदर्भ में दूसरी तरफ दावा यह है कुछ नहीं है। क्या कहेंगे आप इस पे, ये भ्रम की स्थिति के संदर्भ में? देखिए, ये जो सरकार है, ये सरकार के रूप में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इसको यही नहीं मालूम कि इसे करना क्या है, और जो हड़बड़ी में जो चीज सामने आ रही, कौआ दिख गया तो कौआ पकड़ लिया, बटेर दिख गई तो बटेर पकड़ लिया, बाला काम चल रहा है इस वक्त। आज ही इनकी जो है, इनके जो अध्यक्ष महोदय हैं BD शर्मा जी, उन्होंने एक ट्वीट डाला है कि जो है 50,000 रेमडेसिविर के उन्होंने ऑर्डर कर दिए, और उनकी सरकार 42,000 करीब बांट चुकी है, और 9,000 आज ही आए हैं। ये आज का इनका ट्वीट है। 1 लाख जो है इनके पार्टी के अध्यक्ष महोदय ये कह रहे हैं, और दूसरा जो डॉक्टर साहब हैं, प्रवक्ता जी हैं, ये कह रहे हैं कि ये दवा उपयोगी नहीं है, और ये बहुत समय से कह रहे हैं, और इनकी बात की कॉल इनकी पार्टी नहीं ले रही है। ये बड़ी हैरानी की बात है कि ये कितना चिकित्सक आदमी है और पार्टी का इतना सीनियर लीडर है, और अगर वो कोई बात उठा रहा है तो कम से कम उस बात पर चर्चा तो हो, परीक्षण हो और खारिज हो जाए भले। लेकिन अगर एक आदमी इस बात को बार बार उठा रहा है, ये लगातार उठा रहे हैं डॉक्टर साहब ये बात को, मैं इनके हौसले की इस बात में मैं दाद देता हूं, तो सरकार इस पर विचार क्यों नहीं कर रही है? एक और बड़ा मसला इन्होंने उठाया जो इनकी सरकार की गवर्नेंस के लिए खुला आईना है। इन्होंने कहा है कि सारी जो लेबोरेटरीज हैं जहां पर टेस्ट होते हैं, उनके अंदर रिएजेंट्स जो है समाप्त होने वाले हैं, और हो सकता है 2-5 दिन बाद जो है टेस्ट नहीं हो पाए जी। इनकी सरकार ने इसकी क्या कॉल ली है? ये एक हमें चीजों को समझना पड़ेगा, और ये सरकार जो है एक सिवा ढोंग हेडलाइन मैनेजमेंट के दूसरा कोई काम नहीं कर रही है। एक ऐसा घेरा है अफसरों का जो दुधारू गायों की तरह काम कर रहे हैं, और वो कोई भी चीज का हल नहीं होने दे रहे हैं। मैं आपको 2 छोटे छोटे उदाहरण देना चाहता हूँ। आज इनके जो अध्यक्ष महोदय हैं BD शर्मा जी, उन्होंने एक और बात की घोषणा की है कि 551 ऑक्सीजन प्लांट 551 हर जिले में इनकी सरकार लगा देगी। इन्होंने कुछ समय भी दिया, 1 हफ्ते के अंदर जी। क्या आप कल्पना की समझते हैं कि आप जो है किस लेवल पर उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को जी? आप आशा पैदा करने की जगह निराशा पैदा करेंगे। कल आपकी जब मशीनें नहीं लगेंगी तो लोग जो है फिर पत्थर मारेंगे आपको। तो आप इतनी जो है लोगों के अंदर आशा का संचार क्यों कर रहे हैं झूठा? ये इनकी सरकार को बताना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो है इनकी सरकार को चेताया था आदरणीय महामंडलेश्वर सरकार को, उनको चेताया था नीति आयोग ने। अक्टूबर में टेंडर हुए देश में जो है PSA मशीन 151 PSA मशीन खरीदने के लिए टेंडर किए गए सेंट्रल गवर्नमेंट ने। आज तक वो टेंडर फाइनल नहीं हो पाया। अभी जो 33 मशीनें देश में कुल लगी हैं, 551 का भाषण आज ही टिकाया श्री BD शर्मा ने। ये जो मल्टीप्लिकेशन करते जाते हैं गुणा, और जो है 33 मशीनें अभी लगी हैं देश में, और इन्होंने 551 मध्य प्रदेश में लगा दी। आज ही इनका भूपेंद्र जी, मैं थोड़ा सा संशोधन करूंगा। जो 551 के संदर्भ में आप उल्लेख कर रहे हैं, वो दरअसल प्रधानमंत्री जी की घोषणा है कि हर जिला मुख्यालय पर अब ऑक्सीजन का प्लांट लगेगा।
उसके तहत 551 के संदर्भ में बात कही गई है। वीडी शर्मा जी ने उसी को दोहराया है। लेकिन जो आपका ये सवाल था कि क्यों आस जगा रहे हैं, एक हफ्ते बाद सांस टूट जाएगी। सांस तो तब एक हफ्ते बाद टूटेगी जब एक हफ्ते तक सांस रह जाएगी। अभी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो सांस रहेगी कहां तक भूपेंद्र जी, ये भी तो सवाल है। लेकिन मैं भूपेंद्र जी आपके पास वापस आऊंगा, एक बार सत्यप्रकाश जी के पास आना चाहता हूं। सत्यप्रकाश जी, आपसे जानने में मेरी दिलचस्पी है कि कहीं सरकार जन दबाव के आगे भ्रमित तो नहीं हो गई है। खासतौर पर रेमडेसिविर को लेकर मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि बड़े बड़े चिकित्सकों से ये कहलवाया जा रहा है कि ये उपयोगी नहीं है, पर राज्यों के स्तर पर चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार है, चाहे वो छत्तीसगढ़ की सरकार है, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार है, हर सरकार रेमडेसिविर के इंजेक्शन उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है। जो आदेश उसके हो जाते हैं मैच्योर, उसको उपलब्धि के तौर पर बता रही है। अजीब भ्रम की स्थिति है। कहां ले जाना चाहते हैं प्रदेश की जनताओं को ये सरकारें? जी डॉक्टर हिमांशु जी, आप सबसे पहले तो मैं आज एक चीज बहुत अच्छी कहना चाहूंगा जी। मैं आपका थैंकफुल करता हूं इस चैनल के माध्यम से कि आपने आज बहुत ही बर्निंग इशू लाए हैं जी। ये डिबेट का इशू है, ये बहुत ही बर्निंग है। रिसेंटली मैंने आपके कल या परसों डिबेट में बैठा, तब मैंने इस चीज को उठाया था जी। जो आज आप लेके आए, मैं आपको बहुत आपका साधुवाद करना चाहता हूं कि आपने बर्निंग इशू लेके आए। रिसेंटली आपने देखा होगा कि हाईकोर्ट दिल्ली ने कल ही एक केस में कहा है कि इट इज नॉट ए वेव, इट इज अ सुनामी जी। ये सुनामी है। और इसमें एक चीज और है कि उसने ये आईआईटी कानपुर ने भी कहा है अपनी रिपोर्ट में कि अभी तो ये चीज बाकी है, मिड में इसका पीक आएगा। इन स्थितियों में अगर हम रेमडेसिविर में ही उलझे रहेंगे, और रेमडेसिविर के लिए रिसेंटली अभी बेडलेस रिपोर्ट आपने कहा, डॉक्टर संदीप गुलेरिया ने, एम्स डायरेक्टर दिल्ली ने भी कहा था जी कि रेमडेसिविर नॉट इज अ मैजिक बुलेट जी। इसके बावजूद भी मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मध्य प्रदेश सरकार, क्योंकि आज टॉपिक मध्य प्रदेश सरकार का, इसलिए मैं इसको फोकस इसलिए करूंगा कि मध्य प्रदेश सरकार एयरलिफ्ट करके हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर वहां पर एक नोडल ऑफिसर इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बना रहे हैं, रिपोर्ट मांग रहे हैं, रिपोर्ट ले रहे हैं। इसके लिए इतना प्रोपेगेंडा क्यों बनाया जा रहा है, जबकि ये मैजिक बुलेट नहीं है, ये हर आदमी कह रहा है। और इतना पैसा क्यों सरकारें खर्च कर रही है रेमडेसिविर पर? किसी एक साइंटिस्ट ने यह भी कहा, एक डॉक्टर ने, कि इसकी डॉक्टर हितेश बाटली एलोपैथी के हैं या हेमोइलेक्ट्रोपैथी के, मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर से पूछना चाहूंगा। बेहद काबिल किस्म के एलोपैथी के चिकित्सक हैं डॉक्टर हितेश बाजपेयी, कोई संदेह नहीं। नहीं, तो मुझे थोड़ा आइडिया नहीं था। तो इसके लिए मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि ये जो डेक्सामेथासोन इंजेक्शन है वो 10 रुपए का इसके बराबर में काम कर रहा है, तो सरकारें उसकी तरफ क्यों भाग रही हैं? जैसा कि आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बारे में कहा कि उन्होंने 10,000 का प्रोपेगेंडा बनाया कि मैं 10,000 वॉइस मंगवा रहा हूं वाले सिंबल संभाग के लिए स्पेशली, और ये बात भी सही है। फिर बाद में कहा सरकार उसका पेमेंट करेगी। यहां पर इसके लिए ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, भोपाल, इन सब जगह एक नोडल ऑफिसर बना दिए गए हैं कि आप इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पर मेरी समझ में नहीं आता, आपको एक चीज बहुत खरी बात कहना चाहता हूं, ये अटैक उन लोगों पे कर रहे हैं जो डायरेक्ट सेल कर रहे हैं, लेकिन अटैक उस रैकेट पर नहीं कर रहे हैं, उस मार्केट या ब्लैक मार्केट पर तो करते हैं, पर रैकेट पर अटैक नहीं है। रैकेट क्या है? रैकेट में डॉक्टर्स मिले हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, मैनेजमेंट है, कंपाउंडर है, अटेंडेंट जो वहां पर रहते हैं वो, और प्लस कुछ स्पेशली डॉक्टर, इन सब में मिलकर इन सभी लोगों ने एक रैकेट बना रखा है। और आपने एक अपनी रिपोर्ट में बताया, ये इस बात का मैं साक्षी हूं कि पानी का इंजेक्शन केवल डिस्टिल वाटर लेके लगा देते हैं, क्योंकि जो मरीज ऑन ऑक्सीजन सपोर्ट है उसको पता ही नहीं है कि मुझे क्या लग रहा है, क्या मिल रहा है, क्या लग रहा है। वहां के हालात ऐसे कि अटेंडेंट तो कोई जना रह नहीं पाता, मरीज के परिजन रह नहीं पाते। मैं हितेश जी वापस आपके पास आ रहा हूं। जिस इंजेक्शन के संदर्भ में स्वयं आप जैसा सुधी प्रवक्ता बोल रहा है कि हाँ इसकी बहुत उपयोगिता नहीं है, उसके संदर्भ में पर व्यवस्थाएं आपकी सरकार ने इतनी चाक चौबंद की हैं, शासकीय विमान से डिलीवरी सुनिश्चित करा रहे हैं, जगह जगह पर नोडल ऑफिसर बना रहे हैं, किस कदर ऑर्डर कर रहे हैं वो भी आपको बता रहे हैं। क्या आप नहीं मानते हैं कि सरकार की इन कोशिशों के चलते ही बदहवासी की स्थिति निर्मित हुई है? हर व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि अगर ये इंजेक्शन उसने अपने परिजन को उपलब्ध नहीं कराया तो वो बचेगा नहीं और ये कलंक जीवन भर उसके साथ जुड़ा रहेगा। कितना दोषी मानते हैं आप अपने इन प्रयासों को ये वातावरण बनाने में? देखिए, मुझे लगता है, देखिए सरकार की स्थिति क्या है, सरकार को वो सब चीजें मुहैया करानी है जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं जी। डॉक्टर्स जो भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो प्रिस्क्रिप्शन बाउंस नहीं होना चाहिए जी। और ये विवेक डॉक्टर्स का है, ज्ञान डॉक्टर्स का है, ये मेरा या किसी का निजी विषय नहीं है, ना यहाँ पैनल में बैठे लोगों का विषय है।
मेडिकल की रिसर्च तय करती है कि किस प्रकार की दवाइयां, क्या प्रोटोकॉल किस में दी जाएंगी। ये कोई स्वेच्छाचारिता नहीं है और उसका एक अपना एक सेट सिस्टम है जो वर्ल्ड में फॉलो होता है। फिर जी मैं रोकना चाहूंगा आपको, इतनी मासूमियत के साथ आप जो दलील दे रहे हैं ना, मेरे गले नहीं उतर रही, तो मैं बोलने से रह नहीं पाया। WHO का हवाला दे रहे हैं आप लोग कब से कि WHO ने इसको अपनी लिस्ट से बाहर किया हुआ है। वो तारीख 20 नवंबर 2020 है। WHO की दलील आप तुरंत देते हैं। जिस दवा को 20 नवंबर 2020 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इलाज के संदर्भ में खारिज कर दिया गया है, उस दवा को लगातार आपकी सरकार खरीद रही है। क्या इसे आपराधिक कृत्य नहीं माना जाना चाहिए अगर WHO के नॉर्म्स इतने ही मायने रखते हैं आपके लिए? एक सवाल। दूसरा, जब एम्स के प्रोटोकॉल के तहत भी इसको खारिज कर दिया गया, क्यों नहीं मध्य प्रदेश सरकार ये साहस उठा रही है कहने की कि अब हम रेमडेसिविर पर नहीं जाएंगे और ना ही कोई चिकित्सक मध्य प्रदेश के अंदर इसे प्रिस्क्राइब करे, क्योंकि यह उतनी उपयोगी नहीं है? क्या इस देश की या अपने प्रदेश की जनता को बचाने की जिम्मेवारी आपकी सरकार की नहीं है? क्या आप मरीजों के परिजनों को इसी प्रकार से सड़क पर भटकने देना चाहते हैं? आखिर आपकी मंशा क्या है? सीधा सवाल आपसे। देखिए हिमांशु जी, चूंकि आपका टारगेट सरकार है और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है, इसीलिए आपको निगलने में भी तकलीफ होगी, लेकिन मैं बता देता हूं ऐसा क्यों होता है जी। देखिए, जैसे एक नई दवा है वेराफिन, जो वेरापामिल के ग्रुप की होती है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स बोलते हैं, CCPs बोलते हैं। अभी कल परसों नरसों आपने देखा होगा DGCA ने उसको अनुमति दी है फेज 3 ट्रायल की। फेज 3 क्या होता है? फेज 3 वो होता है जब मेरा जो हॉस्पिटल है, तो मैं 100 मरीज कंट्रोल्ड और रैंडमाइज करके उनके ऊपर मुझे अनुमति देता है मेडिकल साइंस की मैं उसका उपयोग करके उस दवा का देख सकता हूं। उस मरीज की सहमति होती है, उस मरीज की सहमति से। आपको ये आदत नहीं मिलती है कि आप अपनी मर्जी से उसमें प्रयोग कर लें। उस मरीज की सहमति लेनी होती है, आपको कंसेंट लेनी होती है। ये होता है फेज 3 ट्रायल। सही कहा आपने। तो इसलिए लेकिन उसकी अनुमति डॉक्टर्स को है, तो इसीलिए डॉक्टर्स दवा प्रिस्क्राइब करते हैं। और ये प्रिस्क्राइब की हुई क्लिनिकल ट्रायल्स की भी दवा, जो क्लिनिकल ट्रायल यूज की होती है, DGCA अनुमति उसकी सेल की देता है, पर उसकी प्री कंडीशंस होती है। जैसे आपने बताया, ऐसा नहीं होता ओवर द काउंटर जिस प्रकार से आज माहौल बना है वैसा नहीं होती, तो आप उसको रोक नहीं सकते। जी, मैं आपसे एक सीधा सवाल करता हूं। आप बार बार कह रहे हैं कि सरकार आपके टारगेट पे है। सरकार टारगेट का विषय नहीं है, विषय तो केवल जनता का हित है। क्या आपको नहीं लगता है कि यह समय साहसिक फैसले लेने का है? शिवराज सिंह चौहान, जिनकी छवि साहसिक फैसले लेने के संदर्भ में है, यह समय आ गया है कि जब रेमडेसिविर के नाम पर चहूं और लूट का कारोबार हो रहा है, लोगों को ठगा जा रहा है, लोगों को लूटा जा रहा है, तो ऐसे समय में मध्य प्रदेश सरकार एक नजीर पेश करे। क्या यह नजीर पेश करने के लिए उपयुक्त समय नहीं है? डॉक्टर हितेश वाजपेयी, ये आपसे सीधा सवाल है। वैधानिक रूप से अनुमति डॉक्टर्स को है, तो कोई भी सरकार डॉक्टर्स को तो नहीं रोक सकती, ये तो आप मान के चलिए। लेकिन डॉक्टर्स को जिस मरीज पर इसके उपयोग की या क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति है उसी पर ही होना चाहिए। ये काम तो डॉक्टर को करना है, सरकार का काम थोड़ा ना है। तो इसको भी हमको समझिए, इतना ऐसा सरल विषय नहीं है हिमांशु जी जैसा लिया जा रहा है, और शायद इसी का आड़ लेकर ये सारी बातें हो रही हैं। रहा सवाल शिवराज जी की हिम्मत की, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस प्रकार से ऑक्सीजन का संकट हो, बेड्स का संकट हो, कंट्रोल रूम बना के सभी स्थितियों को रेशनलाइज करना। रेमडेसिविर को भी आप मान के चलेंगे कि पहले किस प्रकार से ओवर द काउंटर ये दवा बिक रही थी और गायब हो रही थी, उसको हटाकर उसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में लेना। लेकिन जो काम डॉक्टरों को करना है, जो उनके अधिकार क्षेत्र में उनका वैधानिक अधिकार, फिर आपने अपनी बातों में फिर से उलझने वाला काम किया। आपने कहा है कि उन्होंने जो है नियंत्रित किया है। रेमडेसिविर का इंजेक्शन का प्रिस्क्रिप्शन सड़क पर क्यों जा रहा है? क्यों नहीं अस्पताल के अंदर ही उपलब्ध कराने की व्यवस्था है? क्यों मरीजों को भटकाया जा रहा है? एक बूढ़ा बाप 10 दिन से अपने बेटे को वेंटिलेटर पर रखा हुआ और उसके हाथ में पर्चा पकड़ा दिया इंदौर में कि जाओ और रेमडेसिविर लेकर आओ। कहां से लेकर आए? क्या इसके संदर्भ में विचार कर रहे हैं आप? मैं आपको सारी इंस्टीट्यूशनलाइज डिलीवरीज हैं सभी जगह पर। आपने देखा होगा चाहे कहीं पर भी रेमडेसिविर की जो उपलब्धता कराई जाती है वो शासन को कराई जाती है। वहां पर ड्रग कंट्रोलर के निर्देशन में, वहां पर ड्रग इंस्पेक्टर्स के निर्देशन में सिटीज में जोन बनाए गए हैं। तो मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं कि ऐसा हो नहीं रहा है, बिल्कुल हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए उसको इतना सरलीकृत करके जिस प्रकार से आप समझना चाहते हैं या करना चाहते हैं, कंसर्न है
मैं मान रहा हूँ, लेकिन इतना सरलीकृत भी नहीं है। जो चिकित्सकों का अधिकार है, सरकार उसको नहीं रोक सकती। मुझे बार बार हितेश जी चाह रहे हैं कि मैं इस विषय को सरलीकृत ना करूं, पर सरलीकृत करने की बात केवल इतनी है कि बेचा जाएगा, हर अस्पताल को सरकार के स्तर पर बॉडी बनाकर पहुंचाया जाएगा, लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं रहा है। और चूंकि पहुंच नहीं रहा है और उसके बावजूद भी डॉक्टर उनके परिजनों को उपलब्ध करा रहे हैं कि आप रेमडेसिविर लेकर आए, इसीलिए कालाबाजारी का खेल चल रहा है। भूपेंद्र जी, आपको सुझाव देना चाहेंगे क्या होना चाहिए इस समय पर? आज स्पष्ट बात। देखिए, इनके जो फैसले हो रहे हैं सरकार के, हर 2 दिन में, हर घंटे में, हर सुबह शाम चेंज हो रहे हैं। कोई सिस्टम बन ही नहीं पा रहा है। ये जो सिस्टम कह रहे हैं पे ड्रग ऑफिसर वाला, ये ड्रग ऑफिसर का सिस्टम आप पता तो करें। भोपाल में एक जो है अग्रवाल साहब हैं, ड्रग इंस्पेक्टर, उनके हिल्ले पूरा भोपाल है। क्या व्यवस्था हो रही है, आप किसी भी अस्पताल में फोन लगा के पूछ ले, खुद वाजपेयी जी पूछ लें। इनकी सरकार जो है ऑक्सीजन मैनेजमेंट के लिए 3 अफसर 1 हफ्ते में बदल चुकी है। एक दिन बनाया नर्स पी नरहरि को, दूसरे दिन बनाया मिश्रा को, तीसरे दिन बनाया मलय श्रीवास्तव को। इनसे पूछे तो कि आपसे क्या नहीं संभल रहा है, जो आपको हर दिन में एक आदमी को एक ही दिन में बदल दे रहे हो। और जो बैठा हुआ है ऊपर वो टॉप पे, जिनका सुलेमान जी वहीं बैठे हुए हैं उनके सुलेमानी ऑर्डर के साथ, ये क्या हो रहा है? ये चीजें तो समझाओगे नहीं। आप कितनी चीजों को ढाकने की कोशिश करेंगे? और आज जब धड़ल्ले से सरकार कह रही है कि हमने लाखों इंजेक्शन सप्लाई कर दिए हैं, तब तो ये कितनी बड़ी बेईमानी है कि आप कह रहे हैं कि साहब इलीगल है। ये जो है हमारे WHO के कंप्लायंस में नहीं आती, हमारे जो है ये एम्स के कंप्लायंस में नहीं आती, ICMR के कंप्लायंस में नहीं आती। तो क्या मध्य प्रदेश एक अड्डा बन गया वैधानिक गतिविधियां करवाने का? आपके अंदर ये वैधानिक शक्ति नहीं है कि आप वैधानिक तरीके से इसको रोक सके अगर गलत है तो। और आप स्वीकार कर रहे हैं कि ये गलत है और कह रहे हैं कि साहब इतना सरलीकृत नहीं है। तो सरलीकृत क्या है? लोगों की जान सरलीकृत है वो चिताएं जहां पर अग्नि लगी हुई है। सरलीकृत क्या है? आप गरीब को लूट रहे हैं, गरीब के पास पैसे नहीं बचे हैं, लोग न जान बचा पा रहे हैं न मकान बेच के लोग जो है अस्पतालों के बिल पे कर रहे हैं, और सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी है। सरकार चलती है अपने इकबाल से, और इस सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। आप जो है टेस्ट नहीं करवा पा रहे हैं, लोग भगा रहे हैं जान के। टेप है, वीडियो है, सार्वजनिक चीजें हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो 1900 रुपए में करेंगे टेस्ट, तुम्हें कराना कराओ, नहीं तो जाओ जहां जाने शिकायत कर दीजिए। ये सरकार का इकबाल है। ये तो सरकार के इकबाल पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं भूपेंद्र गुप्ता जी। उनका मानना है कि चीजों को संभालने वालों को बड़ी तेजी से फेंटा जा रहा है, बदला जा रहा है, लेकिन उससे चीजें बदल नहीं पा रही हैं। मैं सत्य प्रकाश जी आखिरी बातचीत के लिए आपके पास आ रहा हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि एक बार नए सिरे से नई जानकारियों के आधार पर फैसले लिए जाने की जरूरत है? और उनमें सबसे बड़ा फैसला जो है वो रेमडेसिविर के संदर्भ में सरकार के स्तर पर कोई फैसला लिए जाने का है, ताकि जान से खिलवाड़ का यह सिलसिला बंद हो। सरकार प्रयास भी कर रही है, पर लोग इसके बावजूद भी परेशान हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल हिमांशु जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि इनके कमिश्नर हेल्थ, ACS हेल्थ, इनके दिमाग में ये चीज नहीं आती कि मध्य प्रदेश में इतना क्राइसिस रेमडेसिविर के लिए क्यों मच रहा है। कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ ब्लैक मार्केटिंग है। उस चीज को सामने लाना चाहिए कि भाई इसको बंद करो, इसकी जरूरत नहीं है, लोगों को अवेयर करो। शिवराज सिंह जी तो बहुत ही अवेयर करने में माहिर CM माने जाते हैं पूरे देश में। यहाँ इस समय वो क्यों ऐसा अनाउंसमेंट नहीं करते कि पब्लिक आप इसके लिए अवेयर हो? इसी से जान नहीं बच सकती, क्योंकि एम्स कह रहा है, ICMR कह रहा है, WHO भी कह रहा है कि ये लाइफ सेविंग रिक्वायरमेंट नहीं है रेमडेसिविर। इसके बावजूद ही सरकार वो कदम नहीं उठा पा रही है। इसके लिए ताबड़तोड़ मेहनत कर रही है, सभी मंत्री प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको कहीं ना कहीं उलझ इस बात में रहे कि रेमडेसिविर को प्रतिबंधित करने में फैसला ज्यादा बेहतर रहेगा जनता के बीच में जाने के संदर्भ में, या रेमडेसिविर उपलब्ध कराने के लिए हवाई जहाज को उड़ाने से, अधिकारियों की ड्यूटी लगाने से और नेताओं के द्वारा ये फोटो खिंचाने से कि देखो इतने हजार इंजेक्शन हमने उपलब्ध करा दिया अपने क्षेत्र के लिए, उसमें ज्यादा फायदा होगा। कहीं ना कहीं फायदों के खेल में उलझ गए हम, और जो असल सवाल है जिंदगी बचाने का वो कहीं पीछे छूट रहा है। समय है कि समय पर इस नजरिए को बदला जाए। जो प्राथमिकता है सरकार की, जैसा कि शिवराज सिंह की हमेशा मंशा भी रही और बादशाह भी रही कि जनता हमारे लिए पहली प्राथमिकता है, तो उस अनुसार फैसला लिए जाने का समय शायद आ चुका है। हम इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले एक फिल्म का दृश्य हमें आज मिला है। उस दृश्य को अपने दर्शकों और पैनल के साथ साझा करना चाहते हैं। यह फुटपाथ फिल्म का दृश्य है, तकरीबन 60-65 साल पुरानी पिक्चर है दिलीप कुमार की। उसका एक छोटा सा हिस्सा है, उससे जरा देखिए। जो फिल्म में दिखाया गया था कहीं वही तो आज घटित नहीं हो रहा है। देखिए जरूर।
तो ये संदेश हमने इसलिए साझा किया कि सरकार के स्तर पर जो जिम्मेदारी है वो तो अपनी जगह ठीक है, पर ये जो लूट हो रही है, ये जो धोखा हो रहा है, वो तो हमारे बीच में बैठे हुए ही कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है। उनका क्या हश्र यही नहीं होना चाहिए? ये हमारे और आपके सोच का विषय होना चाहिए। जो सत्य प्रकाश जी ने बात कही थी कि बीच में जो रैकेट है वो रैकेट ऐसे लोगों का है और उनकी जगह कहाँ होनी चाहिए ये बताने की जरूरत नहीं। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए याद, सदर प्रणाम।